मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर 2 पार्ट 2 है ये। एक पार्ट में हमने इससे पहले 8 पॉइंट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th पॉइंट, जो है रिसीट्स। रिसीट्स क्या होते हैं? आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उससे जितने भी पैसे आते हैं, जहाँ जहाँ से भी आते हैं, जितने सोर्सेज से भी पैसे आते हैं, उन सबको रिसीट्स बोलते हैं। तो आपके बिज़नेस में जो पैसे आते हैं, या तो वो कैपिटल रिसीट्स हो सकते हैं या तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो रेकरिंग होता है, बार बार होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ये जो पैसे होते हैं वो आपके बिजनेस में आप बार बार रिसीव करते हो। अब वो कौन से पैसे हो सकते हैं जो आपको बार बार मिल सकते हैं? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें जिस चीज़ का बिज़नेस है, जैसे कि हमारा पेन का बिज़नेस है, इस पेन को सेल करके जो भी पेन हमारा क्या हो गया, गुड्स हो गया। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो हम अपने गुड्स को बेच के जो भी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीवेबल का मतलब इन फ्यूचर मिलेगा, क्योंकि हम क्रेडिट पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो सारे पैसे जो हम जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, जिस गुड्स का बिज़नेस करते हैं, उसको सेल करके मिलता है, उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रिवेन्यू रिसीट होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, वो बार बार होता है। तो आप जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करके पैसे आए, या फिर आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, उससे आपको कोई कमीशन मिल रहा है, कोई फ़ीस रिसीव कर रहे हो, या फिर आप इंटरेस्ट, डिविडेंड, बिजनेस में सारे होते हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सारे पैसे कैसे हो गए? ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गए। आप इसको बार बार रिसीव करोगे एक बिजनेस में, एक साल में। लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सोर्सेज विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, ये कभी कभी होगा। तो ऐसे आप सोचिए कि बिज़नेस में ऐसे कब होता है कि कभी कभी पैसे अचानक से कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आप देख रहे हो अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आपने वो बिल्डिंग बेच दी, तो आपके बिज़नेस में तो पैसे आ गए। लेकिन क्या आप रोज़ बिल्डिंग बेच पाओगे? आपके पास एक मशीन पड़ी हुई थी और वो धीरे धीरे वो ख़राब हो रही थी, तो आपको लगा इसका भी अभी कोई यूज़ नहीं है, तो आपने उसको बेच दिया, आपके बिज़नेस में 5 लाख रुपए आ गए। तो क्या आप रोज़ मशीन बेच पाओगे? नहीं। लेकिन हमारा जो पेन का बिज़नेस है वो तो हम रोज़ बेचते हैं। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट था, आपने उसको बेच दिया। आपके पास कोई फिक्स्ड असेट, जो कि मैंने अभी बताया, उसको बेच दिया। तो ये कैसा रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, बार बार नहीं होता है बिजनेस में, कभी कभी होता है। और या फिर कोई कैपिटल, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया, वो भी कैपिटल रिसीट ही है, वो भी रोज़ रोज़ पैसे नहीं लगते हैं। और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये तो खैर अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हल्का सा समझ लीजिए कि जैसे अगर मालिक एक है तो उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, छोटा बिजनेस। और हमें लगे कि हमें बिज़नेस को और बढ़ाना चाहिए और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम पार्टनरशिप ऑप्ट करते हैं। और उससे भी अगर हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो हम कंपनी, तो कंपनी में क्या होता है, शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। तो वो भी रोज़ रोज़ नहीं आएगा, वो भी कैसा नेचर का पैसा है? कैपिटल नेचर का पैसा है। या फिर हमने लोन ले लिया, हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमें पैसे की कमी हो रही थी, हमने लोन ले लिया। तो आप रोज़ रोज़ लोन भी नहीं लेते हो, ये भी कैपिटल रिसिप्ट के पैसे हैं। तो बिज़नेस में सिर्फ यही दो तरीके हैं, इन्हीं दो सोर्सेज से आपके पैसे आ सकते हैं। या तो आपका पैसा रेवेन्यू नेचर का है, या तो वो कैपिटल नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर यानी कि जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी पैसा आता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ कैपिटल नेचर जो कि नॉन रिकरिंग होता है, जो कभी कभी होता है, असेट सेल करके, इन्वेस्टमेंट सेल करके, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके, या फिर लोन लेके, ये आपका कैपिटल रिसीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपसे कोई बोले एक्सपेंडिचर क्या, आप बोलोगे खर्चा। आपके बिजनेस में आप जो जो खर्चे करते हो वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे रिसिप्ट का भी दो प्रकार होता है, वैसे एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कैपिटल नेचर का होगा या तो वो रेवेन्यू नेचर का होता। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश, जब भी आपके पास से कोई भी कैश जाता है, कोई प्रॉपर्टी जाती है, आपके सिर पे कोई लाइबिलिटी होती है, किस लिए? या तो हम असेट खरीद रहे होते हैं, या तो हम गुड्स खरीद रहे होते हैं, या तो हम सर्विसेज लेते हैं। यही तीन पर्पस हो सकते हैं। आप खर्चा क्यों करोगे बिजनेस में? आपको असेट्स चाहिए होगा, आपको गुड्स चाहिए होंगे, या फिर आपको सर्विसेज चाहिए होंगी। तो जब भी कभी हम पैसा खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। वैसे ही जैसे हमने ऊपर रिसीट देखा था, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हम एक साल में ले लेते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चे जैसे क्या हो सकते हैं? सैलरी, हमने सैलरी पे किया। आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो आप उससे काम भी करवाते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ और तुम सालों साल तक काम करते रहना। नहीं, आप उसका बेनिफिट आपको तुरंत चाहिए होता है। आप उसका बेनिफिट लंबे समय तक नहीं ले सकते हो। रेंट हो गया, आप अगर रेंट आपने अगर किसी के घर में आप रह रहे हो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे कर दिया, कोई कमीशन पे किया, तो ये सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हम एक साल के अंदर ले लेते हैं। पर ऐसे भी खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हम एक साल नहीं कई सालों तक लेते हैं। तो ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं? आपने ख़रीदा बिल्डिंग, आपने ख़रीदा मशीनरी। तो मशीनरी ऐसा तो नहीं है कि आप एक साल ही आपको वो काम करेगा, अगले साल से बोलेगा नहीं मैं अब काम नहीं करूँगा। बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, यानी आपके जो फिक्स असेट्स होते हैं ये आपको लंबे समय तक फ़ायदा देते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन। एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड, कोई भी खर्चा जो हमने किया है किस लिए? अक्वायर करने के लिए। क्या एक्वायर किया है? कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं या फिर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इसमें दो प्रकार आते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे खर्चे जो हम फिक्स्ड असेट एक्वायर करने के लिए खरीद रहे हैं या फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्योंकि आप फिक्स्ड असेट्स रोज़ नहीं खरीदते हो। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, या तो हम परचेज कर रहे हैं या तो इरेक्शन कर रहे हैं ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिर मुझे ऐसे बिज़नेस आइडिया है कि मैं क्यों ना ऐसे बिल्डिंग के ऊपर एक क्लब टाइप का कुछ बना दूं, या फिर आजकल ये रूफ़ रेस्टोरेंट काफ़ी चल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर उसमें इरेक्शन करवा दूं, थोड़ा बहुत उसमें काम करवा दूं, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वहाँ पे लोग आने जाने लगेंगे। और तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ गई। तो उस खर्चे को भी हम कैपिटल नेचर का बोलते हैं। ये नहीं कि उसको हम रेवेन्यू नेचर में कन्वर्ट कर देंगे, छोटा मोटा खर्चा है, नहीं, वो भी उसी से रिलेटेड है, उस बिल्डिंग से ही रिलेटेड है, इसलिए वो भी कैपिटल नेचर का ही खर्चा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? आप कोई असेट्स खरीद रहे हो या असेट्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे यही लिखा हुआ है कि इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। हाँ, वही उसकी वैल्यू बढ़ा दी। सच एक्सपेंडिचर इल्ड्स बेनिफिट्स ओवर लॉन्ग पीरियड, ये सब खर्चे हमें लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं। और इट डज़ नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसको मेंटेन करने में इसका काम है। जैसे कि आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो आपको उनका सैलरी दे रहे हो, उनका रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सारे खर्चे। तो हमारे बिज़नेस में जितने भी खर्चे होते हैं इन दोनों के अंदर वो कवर हो जाते हैं। या फिर हमारे बिज़नेस में हम जितने भी पैसे रिसीव करते हैं वो भी इन दोनों के अंदर कवर हो जाते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है, रेवेन्यू नेचर यानी कि बार बार होना है, कैपिटल नेचर जो कि नॉन रिकरिंग कभी कभी होना है। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि बार बार आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसकी बेनिफिट आपने एक साल के अंदर ले ली, दैट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर
आपने कोई संपत्ति खरीदी, असेट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, या फिर उसकी वैल्यू बढ़ाई, ये लंबे समय तक इसकी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक तीसरा और एक प्रकार का खर्चा है जिनका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि ना पूरी तरह से रेवेन्यू ही है और ना पूरी तरह से कैपिटल हो, ऐसे खर्चे होते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, हमारे बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम करते रहते हैं। लेकिन अब ये ऐसी बात हो गई कि एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है, मान लीजिए हमने 25 लाख रुपए दे के हमारे पेन का एडवर्टाइजमेंट कराया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो पेन जैसे ही 1 साल के अंदर लोग वो उस एडवर्टाइजमेंट को भूल जाएंगे, उनके दिमाग से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा खर्चा है जो है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है। इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने लिखा है, अभी आपको शायद ना समझ में आए, मैं हल्का सा आप लोग को बता देती हूँ। जैसे देखिए, अ फर्म स्पेंड लिख दिया है ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, बाद में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अ फर्म स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ₹2 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमारा न्यू पेन है, तो हमने कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने 2 लाख रुपए का क्या कराया, एडवर्टाइजमेंट करा दिया इन द मार्केट, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट विल बी लास्ट। हम एस्टिमेट भी करते हैं बिजनेस में, हर चीज़ का कैलकुलेशन होता है। हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 4 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट है तो रेवेन्यू नेचर, लेकिन बेनिफिट तो मिल रहा है 4 सालों तक। तो भाई इसीलिए इसको अलग कैटेगरी, इसको अलग में रखा गया, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाता है इन दिस केस, यानी कि हर साल हम कितने का फ़ायदा ले रहे हैं, 50,000 50,000 50,000 50,000, क्योंकि 4 साल मिल रहा है। अगर आप 2 लाख को बांट दो तो 50,000 50,000 50,000 50,000 आप 4 साल में इसको रिसीव कर इंजॉय कर रहे हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 दिखाएंगे कि इस साल हमने कितने का फ़ायदा ले लिया, कितने का बेनिफिट, यानी कितने का एक्सपेंडिचर कर दिया, 50,000 का। ऐसे कर करके हम 4 सालों तक उसको 50,000 कहाँ दिखाते रहेंगे, अपने पीएल अकाउंट में। तो 50,000 तो पीएल में डेबिट हो ही रही, और उसके बाद से फिर आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का है, तो 50,000 तो आपने इंजॉय कर दिया, लेकिन बाकी जो 1.5 लाख है वो क्या है, वो आपकी संपत्ति है अभी भी। तो इसीलिए हम उसको कहाँ दिखाते हैं, उसको हम अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में, संपत्ति में दिखाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार समझें। ये हमने बनाया पीएल अकाउंट, अगर हमने पीएल बनाया तो इसको हमने अपने खर्चे में दिखा दिया इधर 50,000, इधर 50,000 फर्स्ट ईयर में हमने इसको 50,000 दिखाया। लेकिन बाद में क्या होगा, ये जब ये बैलेंस शीट की बारी आएगी तो आप देखिए, आपने तो खर्चा 2 लाख का किया है। अकाउंट्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है आपको। अकाउंट्स कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उसको दिखाओ, पैसे का 1-1 रुपये का हिसाब होता है। तो 50,000 तो इधर दिखा दिया है, क्योंकि हमने इंजॉय ही 50,000 का ही किया इस साल, क्योंकि उसका बेनिफिट 4 सालों तक मिल रहा है। तो 1,50,000 कहाँ गया, वो अभी तक हमारी संपत्ति है। संपत्ति का क्या बताया था मैंने, कुछ असेट्स, कुछ भी जिसका फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आप फ्यूचर में लोगे, 1,50,000 रुपये आप कहाँ दिखाओगे, अपने बैलेंस शीट। फिर जब सेकेंड ईयर की बारी आएगी, इस साल भी हम कितने का बेनिफिट ले रहे हैं, 50,000 का ही ले रहे हैं। और लेकिन बैलेंस शीट, अब हमारे पास संपत्ति कितने की बची है, 50,000 पहले ले चुके थे, 50,000 अब ले लिए, अब हमारे पास 1 लाख और बचा हुआ है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ऐसे ही करके तीसरे साल भी इसका ऐसे करके ट्रीटमेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे खर्चे जो कि ना पूरी तरह से रेवेन्यू नेचर के हैं, ना पूरी तरह से कैपिटल नेचर के हैं, उनको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसका बहुत ईजी, आगे देखेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर ये एक्सपेंसेस, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बार बार यूज़ होंगे, ऐसे सुन के आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ये क्या है, इसीलिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस वही जो एक्सपेंडिचर में हमने रेवेन्यू नेचर का पढ़ा था वही है, उसी को एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी अब सामान, ये पेन बनाने में जो भी हमारा खर्चा लग रहा है, जो भी जितने भी पैसे लग रहे हैं उनको हम एक्सपेंस बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे कि हाँ इस पेन को बनाने में हमें क्या क्या कितने खर्चे आ गए हैं। अब खर्चा, पेन बना रहे हैं तो भाई हमें रेंट भी, हमें क्योंकि हमने एक बिल्डिंग लिया है तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा, लोगों को सैलरी पे करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट भी कराने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए बिजनेस में, इनको एक्सपेंसेस बोल लेते हैं। इनकम क्या होता है, इसको कुछ भी आप लोगों को रटना नहीं है। 11th में जब बच्चे इसको पढ़ते हैं पहली बार, उनको लगता है उनको सब कुछ रटना है, जल्दी जल्दी याद कर लो। कुछ भी अब याद नहीं करना है, क्योंकि जितने भी टर्म्स मैं बता रही हूँ ये बार बार यूज़ होने वाले हैं, फ्यूचर में बार बार आपके सामने आएंगे। बस एक आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने एक्सपेंस बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुना तो आप एकदम हैरान नहीं हो जाओ, बस आपको लगे हाँ ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है। आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। वैसे इनकम क्या होता है, कह रहे इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू को अलग बोलते हैं और इनकम के लिए अलग वर्ड यूज़ होता है, तो ये तो होता ही है। जैसे कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। जब भी हम सामान बेच के जो पैसा कमाते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ये पेन है, पेन का बिजनेस कर रहे हैं, इस पेन सारे पेन बेच देंगे और फिर लास्ट में जितने पैसे आ गए उनको हम रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन क्या रहे, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और इसको बनाने में जितने भी आपके खर्चे लगे उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, 40 गुड्स का जो हमने ख़रीदा था वो 40,000 का था, वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। उसको बेच के हमने जो पैसा कमाया उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। मतलब 40,000 का गुड्स था, बेच के हमने कमाया 50,000, तो आपका इनकम क्या हो गया, आप कितना कमा लिए हो, आप कमा लिए 10,000 रुपये, दैट इज़ योर इनकम। ठीक है, इसमें क्या समझाऊँ मैं, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। रिसीट पढ़ा जो कि कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर पढ़ा हमने, कैपिटल और रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, एक्सपेंसेस के बारे में जाने हम, और इनकम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है आज का, वो है गुड्स। गुड्स के बारे में बार बार बातें हो रही थी, जान भी लेते हैं क्या होता है गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं वो हमारा गुड्स होता है। हमारा बिज़नेस आपको पता है किस चीज़ का है, पेन का है। तो पेन हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, गुड्स हैं। मान लीजिए अगर हम मशीन का बिज़नेस कर रहे हैं तो मशीन क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। तो गुड्स का करते क्या है, या तो हम परचेज़ करेंगे बिज़नेस में, या तो हम सेल करेंगे, यही दो काम करते हैं। परचेज़ भी दो तरीके से हो सकता है, क्या क्या, कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे हो सकता है। सेल भी दो तरीके से हो सकता है, कैश और क्रेडिट। उसके बाद परचेज़ के बारे में पढ़ेंगे। परचेज़ क्या होता है, बार बार परचेज़ किया हमने, ये ख़रीदा वो ख़रीदा, पर एक्चुअल में मीनिंग क्या है परचेज़ का, देखते हैं। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स फॉर रीसेल। मतलब हमारा काम है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका काम है कार खरीदना और बेचना। मतलब वो क्या करती हैं, कार खरीदती हैं और उसी को फिर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के उसको बेच देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज़ बोलेंगे। तो वो कह रहे परचेज़ वर्ड तो इसीलिए यूज़ होता है कि हम सामान को ख़रीद रहे हैं और उसको रीसेल करते रहें। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जैसे कि हमारी कंपनी है, हम क्या करते हैं, हम पेन खरीद के पेन नहीं बेच रहे, हम सामान खरीदते हैं। सामान खरीदते हैं मतलब पेन को बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी, इंक खरीदते हैं हम, प्लास्टिक खरीदते हैं, फेविकोल, या फिर जो जो चीज़ें लगती हैं आपका गुड्स बनाने के लिए। तो कह रहे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनके लिए गुड्स मीन्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। उनके लिए परचेज़ किस लिए भी होता है, उनके लिए हमने परचेज़ किया है, इसको रॉ मटेरियल ख़रीदा है हमने और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, किस लिए, ताकि हम इसको दोबारा से सेल कर पाएँ। तो परचेज़ का दो मतलब हो गया, या तो परचेज़ हम करेंगे रीसेल के लिए, या तो परचेज़ हम करते हैं
फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? परचेज बिजनेस में ऐसे तो परचेज का मतलब सिर्फ हम हमेशा यूज़ भी करते हैं, परचेज मतलब खरीदना, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप मीनिंग समझने की कोशिश करें तो परचेज हमेशा दो चीज़ों के लिए ही हो सकती है, या तो रीसेल करने के लिए या तो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पेन खरीद के पेन बेचे तो ही वो परचेज मानेंगे। खरीदना तो खरीदना हुआ, या भले ही हम रॉ मटेरियल खरीदे या फिर डायरेक्ट ये पेन खरीदे। क्लियर हुआ? परचेज रिटर्न क्या होता है? हमने खरीदा, हमने कुछ खरीदा, फिर हम देख रहे हैं कि अरे भाई ठीक नहीं है। जैसे कि ये पेन ही खरीदा, मान लिया हमने पेन खरीदा, देख रहे हैं कि यहाँ से लीक कर रहा है पेन, कुछ दिक्कत है इसमें, तो हम जाके उसको वापस करके आ गए। तो बिजनेस में ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिसने हमने हमें दिया था उसको हमने जाके वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। क्लियर? ये बार बार आता है कि इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बिजनेस में जो परचेज रिटर्न होता है, इसकी जगह कई बार ये वर्ड यूज़ करता है रिटर्न आउटवर्ड, उसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ये बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर आप इसको चाहें तो एक बार याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये बाहर की तरफ चला गया, हम इसको लेके तो आए थे। आप इससे समझिए कि हमने कुछ खरीदा था, लेकिन वो फिर से कहाँ गया? वो रिटर्न हो गए, कहाँ गया? बाहर गया, बिजनेस के बाहर चला गया। हमने पहले खरीदा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? वो बाहर की तरफ गया। ये हो गया आपका रिटर्न आउटवर्ड। वैसे ही एक टर्म है सेल्स। सेल्स मतलब बेचना, वो सिंपल मीनिंग है। सेल तो सेल होता है। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस। सेल का मतलब क्या होता है? कि हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसकी? गुड्स की या फिर सर्विसेज की। मतलब ये सामान है, ये जो पेन है, हमने मान लीजिए एक पूरा पेन बेच दिया हमने। स्टॉक में एक पेन पूरा 500 पेन का एक स्टॉक हमने बेच दिया। तो हमने क्या किया? हमने इसकी ओनरशिप, पहले ये मेरा था, अब जिसको बेच दिया अब वो उसका हो गया। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है गुड्स या सर्विसेज का, उसी को किस लिए? फॉर कंसिडरेशन, किसी प्राइस के लिए। तो इसको ही क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। वैसे ही सेल्स रिटर्न भी बिजनेस में होता है। सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर फॉर एनी रीज़न आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जैसे हमें कुछ दिक्कत महसूस हुई तो हमने अपना परचेज रिटर्न कर दिया, वैसे ही हमने जिसको बेचा है उसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी लाके हमें रिटर्न कर सकता है। और जब भी ऐसे केसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। अब आपको याद रहेगा, इनवर्ड यानी कि फिर से हमारे बिजनेस में आ गया। हमने तो बेचा, हमने उसको बाहर भेजा था, लेकिन वो फिर से घूम के हमारे पास आ गया, रिटर्न इनवर्ड। होप सो आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो आप 2 बार देखें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।